हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जैसा कि आप जानते हो नेमिंग रिएक्शन होती है और काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शन होती हैं। लेकिन आपको करते क्या है, आप लोग यूट्यूब पर एक एक करके नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ते हैं या फिर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। लेकिन कैसा हो अगर आपको एक ही जगह पर सारी नेमिंग रिएक्शन मिल जाए, है ना, तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना, वो सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद उन लोगों के लिए है जो क्लास 12th में है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT हो गया, है ना। तो उसमें जो है ये काफ़ी सारा ये जो है काफ़ी बेनिफिट होती हैं इनका, है ना। एंड ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो है जिसपे जो है सभी नेमिंग रिएक्शन इंक्लूड है एक वीडियो में, है ना। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को कंप्लीट देखना, पेशेंस बनाए रखना, जिससे कि आपको सारी नेमिंग रिएक्शन अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, है ना। तो चलिए अब हम फटाफट से रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शन है। अगर एक एक करके समझेंगे तो टाइम भी लगेगा, है ना। ये वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे की बनेगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो देखिए, पहली जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है डार्जेन अभिक्रिया, है ना। डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, पहले ही चैप्टर से जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है डार्जेन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है फटाफट से समझते हैं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है ना। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये जो है ये चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी होती है, और ये जो है आपको अपने माइंड में रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे अपने माइंड में रखेंगे तो आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, अब अल्कोहल की अभिक्रिया के लिए कह रहा है तो अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं। तो CH3OH हमने ले लिया, जो कि होता है मेथाइल अल्कोहल। ओके, इसे हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, थायोनिल क्लोराइड से करानी है। तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2, है ना, SOCl2। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, तभी आप नेमिंग रिएक्शन को कर पाएंगे, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में जो है काफ़ी सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है SOCl2 होता है। अब जब हम इस रिएक्शन को आगे कराएंगे तो होगा क्या, जैसा कि आप जानते हैं भाई, ये दोनों बॉन्ड होते हैं और ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, है ना, टूटेंगे ये दोनों बॉन्ड। और होगा क्या, SO जो है O के साथ जुड़ जाएगा, और 2 Cl है आपके पास तो एक H के साथ जुड़ जाएगा और एक Cl के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर CH3Cl हो जाएगा, और यहाँ पर SO2 हो जाएगा, और यहाँ पर HCl हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH3Cl हो जाएगा और ये SO2 और ये HCl। मेन प्रोडक्ट आपका ये वाला है CH3Cl, है ना, और एज अ साइड प्रोडक्ट निकलेगा SO2 और HCl। ओके, ये आपके क्या है, साइड प्रोडक्ट, और ये क्या है, मेन प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो रिएक्शन होती है वो प्रीडीन की उपस्थिति में होती है ना, प्रीडीन की उपस्थिति में होगी, जो कि अभी क्या है, उत्प्रेरक है। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन समझते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है, हर एक रिएक्शन को आपको बारीकी से समझाएंगे, टेंशन मत लेना। दूसरी रिएक्शन आपकी है कोनाट फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड आज की इस वीडियो में जितनी मैं रिएक्शन लाया हूँ उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने स्टार मार्क ऑलरेडी कर दिया है ना। तो आप देख लेना, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर रेड कलर का स्टार बना रखा है। कोनाट फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम हैलाइड से कराते हैं तो आपस में विनिमय करके सोडियम हैलाइड तथा हेलो एल्केन का निर्माण होता है, इसलिए यह अभिक्रिया विनिमय अभिक्रिया भी कहलाती है। देखिए, ये कोनाट फिंकेलस्टाइन जो अभिक्रिया है ये विनिमय अभिक्रिया के नाम से भी पूछी जा सकती है ना। तो आपको करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इधर का उधर होता है ना, इधर का उधर होता है। कैसे, देखिए, CH3Cl है, Na है, ये क्या है, सोडियम हैलाइड, ये क्या है, हेलो एल्केन, है ना, हेलो एल्केन है। तो होगा क्या, तो ये RX होता है ना, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, सोडियम हैलाइड। तो यहाँ पर होगा क्या, NaCl यहाँ पर निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पर CH3I बच जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे, I क्या है, हेलो, ये भी हैलाइड है, और Cl क्या है, ये भी हैलाइड है। बस इसमें होता क्या है, ये हैलोजन ग्रुप जो होता है ना वो चेंज हो जाता है दोनों में, है ना। अब देखेंगे Na के साथ I था तो Na के साथ अब Cl आ जाएगा, देख सकते हैं, और CH3 के साथ Cl था, अब CH3 के साथ I आ जाएगा। बस इसीलिए मैंने बोला था ये उल्टा पुल्टा करने की रिएक्शन, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई, विनिमयकरण कहते
कहते हैं, विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम हैलाइड से कराते हैं तो ये जो है आपस में विनिमय हो जाते हैं, है ना, विनिमय हो जाता है। तो इसमें जो है हैलाइड की पोजीशन बदल जाती है, CH3 के साथ I आ जाएगा, Na के साथ Cl आ जाएगा। तो ये रिएक्शन थी, काफ़ी बेसिक सी थी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपकी तीसरी रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, है ना। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया, है ना, ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर की अभिक्रिया Cl2 या Br2 से CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, इसे समझना काफ़ी आसान है। देखिए हमने बोला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर, है ना, सिल्वर बोले तो Ag। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, है ना। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर हमने ले लिया और Br2 या Cl2 किसी के साथ भी करा सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर Br2 ले लिया और CCl4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होनी है, जो कि एक क्या है, एज जो आपका क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपके ये बॉन्ड होते हैं यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो Br हैं, दोनों Br कैसे जुड़ेंगे? एक Ag के साथ जुड़ जाएगा और एक CH3 के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो CH3Br हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा, है ना। CO का मतलब क्या होता है? CO2 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और जो आपका AgBr है वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका एल्किल हैलाइड है ना, CO2 है, ये आपका AgBr है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिल्वर ब्रोमाइड और ये आपका हैलो एल्केन है ना। तो काफ़ी बेसिक सी रिएक्शन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे रिएक्शन बहुत अच्छी वाली है ना। ये तो काफ़ी बेसिक रिएक्शन हो रही हैं अभी, है ना। जो आपकी चौथी रिएक्शन है उसके और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हॉफमैन अमोनी अपघटन, है ना, हॉफमैन अमोनी अपघटन, ये रिएक्शन क्या होती है? चलिए पढ़ते हैं। जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया, है ना, अमोनिया से कराते हैं तो क्या होता है? एमीन प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? हॉफमैन अमोनी अभिक्रिया कहेंगे, है ना। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया अलग होती है, हॉफमैन अमोनी अपघटन अलग होती है। हॉफमैन अमोनी अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें देखिए हमने किया क्या? हैलो एल्केन लेना है तो हमने C2H5Br ले लिया, जो कि क्या है? हैलो एल्केन है। अब इसके साथ जो है हमें किसकी? अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है, CH3 होता है तो, लेकिन हमने CH2 लिखा है, एक बॉन्ड के साथ H यहाँ पर लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है H इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसे यहाँ पर लिख दिया है। एक्चुअल में ये NH3 है जो कि अमोनिया होता है। अब यहाँ पर जो है HBr निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C2H5NH2, है ना, जो कि क्या है? आपकी एमीन है ना, एमीन। और ये कौन सी एमीन होगी? ये आपकी प्राइमरी एमीन होगी, क्योंकि जिस कार्बन से ये एमीन NH2 अब अटैच होगा वो कार्बन फर्स्ट डिग्री होगा, है ना। तो इस तरह से आप पहचान करते हैं, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है ना। तो एमीन यहाँ से बन जाएगा। कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन। ओके, तो ये आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम 5वीं नंबर रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड ले रहा है यानी कि RX लेना है ना, हेलो एल्केन लेना है तो हमने यहाँ पर CH3I ले लिया और Zn, है ना, जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है, जिंक धातु के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन शुष्क ईथर के साथ, है ना, ड्राई ईथर के साथ ये रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए इसके जो है RX के हमने 2 मॉलिक्यूल्स को ले लिया है ना, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को ले लिया और जिंक से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या? जिंक जो है I के साथ निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपका एल्केन बनेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या होता है? एल्केन होता है। और ये आपका जिंक आयोडाइड निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है, लेकिन बेसिक रिएक्शन है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं 6th नंबर रिएक्शन पर, जो कि है वुड्स अभिक्रिया, है ना। वुड्स अभिक्रिया काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है और काफ़ी आसान रिएक्शन है। देखिए जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, है ना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन लगभग सेम है ना, लगभग सेम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे CH3Br के 2 अणु ले लेंगे, CH3Br, है ना, और 2Na। Na क्या है? सोडियम धातु है जिसके साथ हमें रिएक्शन
रिएक्शन करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या NaBr, है ना, Na जो है Br के साथ निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं, और जो CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ जाएगा जो कि क्या है एल्केन है ना, एल्केन। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती है, काफ़ी आसान रिएक्शन है एंड आपको समझ में भी आ गई होगी। अभी देखिए ये काफ़ी आसान रिएक्शन चल रही है इसलिए हम इसे फास्ट ले रहे हैं। जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट, जो अगर कोई रिएक्शन होगी जो डिफ़िकल्ट होगी और आपको समझाने में मज़ा आएगा तो उसे ज़्यादा टाइम देंगे हम, है ना। ये काफ़ी बेसिक रिएक्शन है जो कि आपको आती ही होंगी। मैं फटाफट से इन्हें जो है कवर करते हुए चल रहा हूँ। 7वें नंबर जो आपकी रिएक्शन है फिटिग अभिक्रिया, है ना। फिटिग होता है ना कि फिटिंग, है ना, अंक की बिंदी नहीं आएगी, फिटिग अभिक्रिया होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब एरिल, अब देखिए जो आपके वुड अभिक्रिया है और फिटिग अभिक्रिया है लगभग समान है। उसमें क्या होता है एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसमें हम जो एरिल हैलाइड लेंगे, है ना। तो फिटिग अभिक्रिया में क्या करेंगे, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईफिनाइल प्राप्त होता है ना, डाईफिनाइल प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को क्या फिटिग अभिक्रिया कहेंगे। काफ़ी आसान है, इसे समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया जो आपको वहाँ पर क्या लेना था वुड अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर एरिल हैलाइड लेना है। दोनों में अंतर आपको पता ही होगा। एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई, कार्बन की जो सीधी चेन चलती है उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। और एरिल में क्या होता है, एरिल में आपको जो है बेंजीन रिंग से, है ना, बेंजीन रिंग से हैलाइड हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा एल्किल हैलाइड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है, इससे जो है Cl जो कि हेलोजन ग्रुप है वो के अटैच है ना। तो ये क्या होगा भैया, ये हमारा हो जाएगा एरिल हैलाइड, है ना, एरिल हैलाइड। इसके दो मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे, बीच में सोडियम धातु, क्योंकि सोडियम धातु के साथ ही हमें इसकी भी रिएक्शन करानी है और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन करानी है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो होगा क्या 2NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं भाई चश्मा की तरह लग रहा है ना, सनग्लासेस की तरह लग रहा है। तो इसे भाई क्या कहते हैं डाईफिनाइल कहते हैं ना, डाईफिनाइल। ओके, इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, क्या है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको बताया भी था डाईफिनाइल। ओके, डाईफिनाइल हो जाएगा ये, इसे आप अच्छे से देख लेना। एंड इसके बाद जो आपकी 8वीं नंबर रिएक्शन है उल्मान अभिक्रिया, है ना। उल्मान अभिक्रिया क्या होता है, ये भी काफ़ी मज़ेदार है, जो कि फिटिग अभिक्रिया की तरह है ना। जो आपकी फिटिग अभिक्रिया है उसके तरह ही है लगभग जो आपकी उल्मान अभिक्रिया है, लेकिन इसमें जो है आपका धातु बदल रही है ना, धातु बदल रही है। जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया कॉपर के साथ, है ना, वहाँ पर क्या धातु आपकी थी सोडियम, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर के साथ इस रिएक्शन को कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाईफिनाइल प्राप्त होगा और इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कहेंगे। काफ़ी आसान रिएक्शन है, समझने में भी आसान है। अगर आपने फिटिग अभिक्रिया को समझ लिए तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए एरिल हैलाइड तो आप जानते हैं भाई बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आपका हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी क्या है क्लोरोबेंजीन है, दो मॉलिक्यूल आपने ले लिए और 2Cu, है ना, जो आपकी कॉपर होता है, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे और ड्राई ईथर की उपस्थिति में आपको ये रिएक्शन करानी है। तो होगा क्या 2CuCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर से बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच हो जाएगी, है ना। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डाईफिनाइल, है ना। तो इसका नाम भी क्या होगा भाई डाईफिनाइल। तो देख सकते हैं भाई काफ़ी आसान रिएक्शन अभी चल रही हैं। एंड इसके बाद जो है थोड़ी टफ रिएक्शन आएंगी, उन्हें हम जो है ज़्यादा टाइम भी देंगे। अभी जो है हम समझते हुए चल रहे हैं फटाफट। एंड इसके बाद आप देखेंगे भाई वुड्ज फिटिग अभिक्रिया। अब आप कहेंगे ये तो मैंने वुड्ज अभिक्रिया भी पढ़ ली, फिटिग अभिक्रिया भी पढ़ ली, अब ये दोनों कॉम्बाइन हो गई यानी मिक्स हो गई, है ना, वुड्ज फिटिग अभिक्रिया। तो हाँ बिल्कुल, आपने जो वुड्ज अभिक्रिया पढ़ रखी है और फिटिग अभिक्रिया पढ़ रखी है ना, तो ये तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी वुड्ज फिटिग अभिक्रिया। इसमें कुछ भी नहीं होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसमें आप देखिए इसमें होता क्या है, जब अब देखिए वुड्ज अभिक्रिया हम क्या करते थे एल्किल हैलाइड लेते थे और फिटिग अभिक्रिया हम क्या करते थे एरिल हैलाइड लेते थे। इन दोनों के दो दो अणु लेकर हम रिएक्शन कराते थे, लेकिन अब इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, एक हम अणु लेंगे किसका एल्किल हैलाइड का जो कि वुड्ज अभिक्रिया में लेते थे और एक लेंगे एरिल हैलाइड का अणु जो कि हम फिटिग अभिक्रिया में लेते थे। फिर हम रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे क्या बनता है ना। जब एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुड्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी मज़ेदार है, चलिए अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक एरियल हैलाइड चाहिए और आपको एक एल्किल हैलाइड चाहिए, और सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करानी है। जब आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो होगा क्या, 2NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना, और आपका जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट Cl ग्रुप CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब देखिए बेंजीन रिंग के जो डायरेक्ट CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, टालुइन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टालुइन। याद रखेंगे, ये आपका जो कंपाउंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, टालुइन। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद जो आपकी 10वीं नंबर रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि 3 रिएक्शन हमें इसकी समझनी है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इसमें होता क्या है, वे यौगिक जिनमें मैथिल कीटो समूह पाया जाता है या वे ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेते हैं, वे यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया दिखाते हैं। देखिए ध्यान देंगे, जो आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है केवल वे ही यौगिक दिखा पाएंगे जिनमें मैथिल कीटो समूह उपस्थित होगा या फिर वे ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि मैथिल कीटो समूह जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है वो हर कंपाउंड नहीं दिखा सकता, केवल वही कंपाउंड, वही यौगिक इस रिएक्शन को दिखाएंगे जो कि मैथिल कीटो समूह अपने में रखते हैं या फिर ऑक्सीकृत होकर मैथिल कीटो समूह बना लेते हैं। तो ऐसे कंपाउंड से ही ये रिएक्शन समझी जा सकती है। तो देखिए ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड है CH3CHO, जो कि क्या है, एल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड, और C2H5OH है, एथिल एल्कोहल, और CH3CO जो क्या है, एसीटोन। तो ये जो है ऐसे कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दिखाते हैं। अब होगा क्या, इनकी जो है रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, I2 के साथ, NaOH के साथ, I2 के साथ NaOH के साथ। कंपाउंड हमारे सेम ही रहेंगे क्योंकि इनके साथ ही हमें ये जो है रिएक्शन करानी है। अब होगा क्या, जब इस रिएक्शन को हम कराएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे CHI3 है ना, CHI3 बनेगा, Na बनेगा, H2O बनेगा, प्लस जो आपका HCOONA बनेगा। ओके, सेम प्रोसेस आपका सब में ही होने वाला है ना, सेम कंपाउंड एज इट इज आपका कंपाउंड बन रहा है सब में, है ना। ध्यान से देखेंगे, CHI3 प्लस Na प्लस H2O प्लस CH3COONA। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई सब में जो है सेम कंपाउंड बन रहा है, सिर्फ इसमें जो है CH3COONA बना है। तो ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया हो जाएगी। आयोडोफॉर्म बोले तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, मेन कंपाउंड है ना, ये क्या है, मेन कंपाउंड है आपका CH3I3, क्योंकि हेलोफॉर्म हेलोजन है ना, तो यहाँ पर I क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो CH के साथ I3 जुड़ा पड़ा है तो ये हेलोजन ग्रुप होगा, तो इसलिए जो है ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें आप ध्यान देंगे जिसमें मैथिल कीटो समूह उपस्थित होता है, जैसे CH3CH हो गया, C2H5OH हो गया, CH3CO CH3 हो गया, तो ये जो है मैथिल कीटो समूह इसमें रखते हैं, अपने आप में होते हैं या फिर ऑक्सीकृत होकर बना लेते हैं, तो ये जो है इस रिएक्शन को दिखाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई एल्डोल संघनन है ना। एल्डोल संघनन के बारे में हम समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणुओं की अभिक्रिया तनु अम्लीय क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो ये संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, जिनके जल अपघटन पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर मैंने यहाँ पर क्या क्या बोल दिया है ना, आखिर मैंने यहाँ पर क्या क्या बोल दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने सबसे पहले बोला कि वे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा, केवल वही जो है इस रिएक्शन को दिखाएंगे। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन आखिर होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके कोई है फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है, एंड इससे जो है कार्बन की चेन चल रही है। अब देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन की रसायन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें कार्बन की ही चेन चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन की चेन चलेगी। तो हाइड्रोजन जो है इससे अटैच होता है ना, इससे हाइड्रोजन अटैच होगा, लेकिन चेन किसकी चलेगी, कार्बन की चलेगी, है ना, क्योंकि भाई कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो कार्बन की ही चेन चलेगी, है ना, इस तरह से जो है ये चलेगी। अब ध्यान देंगे जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई भी हो सकता है, CHO है ना, और भी कोई हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो आपका पहला C होगा, है ना, पहला C जो अटैच होगा वो होता है अल्फा कार्बन, है ना।
अब ये होता है बीटा कार्बन, उससे अगला क्या होगा बीटा कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन क्या होगा गामा कार्बन, चौथा कार्बन क्या होगा डेल्टा कार्बन, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप कहते होंगे कि आप तो जो है अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, आप तो अल्फा कार्बन अल्फा बीटा कार्बन ये बता रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है जो अल्फा कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाएगा भाई अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, समझ में आया। और जो आपका बीटा कार्बन है उससे अटैच जो आपका हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा, ये आपको समझ में आया। इसके बाद जो आपका कौन सा गामा कार्बन है, गामा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो क्या कहलाएंगे गामा हाइड्रोजन कहलाएंगे, है ना। इसके बाद जो आपका कौन सा डेल्टा है ना, अल्फा बीटा गामा, इसके बाद डेल्टा आता है, तो डेल्टा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो डेल्टा हाइड्रोजन कहलाएंगे। लेकिन हमें इनसे मतलब ही नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की। तो फंक्शनल ग्रुप से जो भी पहला कार्बन अटैच होगा उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो क्या होगा भैया हाइड्रोजन कार्बन होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए और हमने यही बोला है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। चलिए कुछ यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखता हूँ, HCHO है ना, HCHO है ना फॉर्मल्डिहाइड, और CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और C6H5CHO, ठीक। एंड इसके बाद एक और लेते हैं जैसे कि CH3COCH3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये कंपाउंड आपका है, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं इसमें, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? अगर आप सोच रहे हैं कि है तो आप गलत सोच रहे हैं, आप इस वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं मान सकते। मैंने आपको बता दिया ये वाला सी आपका कार्बन नहीं है, बल्कि ये क्या है कार्बन तो है लेकिन ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, मैंने आपको बोला फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ऐड नहीं किया जाएगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप से पहला जो कार्बन अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन भाई यहाँ पर तो H है यानी C है ही नहीं, कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इसलिए ये जो है अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी, है ना। तो देखिए भाई ये आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अटैच है। एक बार इसे खोल करके मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये इस तरह से होता है कुछ, है ना, ये इस तरह से होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए ये आपका क्या है भाई फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है। इससे जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा और इससे जो जितने भी हाइड्रोजन कनेक्ट है यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो यानी कि ये पास हो गया, इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम इसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऐसे हमें जो है यौगिकों को लेना होता है। अब बात करते हैं इसकी C6H5CHO। अब आप अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि इसमें नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, ये क्या है भाई बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो है CHO ग्रुप अटैच होता है। ये क्या होता है, ये C6H5CHO ही है। ये क्या है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान देंगे ये कुछ इस तरह से अल्टरनेट चलते हैं ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हर कॉर्नर पर क्या होता है भाई, आप जानते हैं हर कॉर्नर पर क्या होता है कार्बन होता है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है। मैं एक बार आपको इसे बना करके दिखाता हूँ, देखिए CHO, और यहाँ पर ये इस तरह से होगा, है ना, यहाँ पर ये इस तरह से होगा, और यहाँ पर ये इस तरह से होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा, और यहाँ पर ये इस तरह से होगा। यहाँ से क्या, यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पर। ये देखिए रिएक्शन अच्छे से समझाने का पर्पस यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, बस, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसकी ही संरचना स्ट्रक्चर मैंने बनाई है और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है। इसका मतलब अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। देखिए इससे ये अटैच है, इससे ये, है ना, इससे ये। तो इसका मतलब यहाँ पर जो H होता है ना, यहाँ पर जो H होता है उसे हटाने के बाद यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आया है ना, तो यानी कि H यहाँ पर है ही नहीं। तो यानी कि अल्फा कार्बन तो है यहाँ पर लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें तो आपको समझ में आ गया इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या है तो देखते हैं जी, बिल्कुल इसमें होगा। क्यों? क्योंकि देखिए CO आपका कीटोनी ग्रुप है ना, कीटोनी ग्रुप है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके इस तरफ भी अल्फा कार्बन है, इस तरफ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है यानी अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर भी है, यानी दोनों तरफ है ना।
तो आप समझे, क्या समझे, यहाँ पर जो है इसमें अल्फा कार्बन नहीं था और इसमें अल्फा कार्बन नहीं था, इसमें है और इसमें है ना। तो हम इसको और इसको ही ले सकते हैं। क्यों? एल्डोल संघनन में हमें बोला जाता है कि आप उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन्स को ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु है ना, 2 मॉलिक्यूल्स को हमें लेना है और दोनों की अभिक्रिया करानी है। किसके साथ? जो है तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में करानी है और ये जो है संघनित होकर एल्डोल बनाएंगे, जिनके जल अपघटन पर जो एल्डोल बनेगा उसका हम जल अपघटन कराएंगे तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी है इसलिए समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे CH3CHO है प्लस CH3CHO, इसे हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ले लिया, इसको जो है डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराने हैं ना, तनु अम्ल या तनु क्षार के साथ करा सकते हैं, तो हमने तनु क्षार ले लिया। इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, है ना, तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, CH है, यहाँ पर है CH सिंगल बॉन्ड के साथ CH। अब यहाँ पर आप देखेंगे CH3 था, CH हो गया, यानी 2 H गायब हुए हैं। तो वो 2 H मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं O के साथ, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसे जो है इधर उधर लिखा है जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकलने वाला है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ जाएगा, ये क्या कहलाएगा? एल्डोल। अभी जो मेन प्रोडक्ट नहीं बना है, ये एल्डोल कहलाएगा, जिसका जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है भाई? ये जल अपघटन हमने किया तो हमें क्या मिला? CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई? बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, है ना। यहाँ पर जो है बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड जो है यहाँ से हट रहे हैं तो ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे, यानी कि ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। इस तरह से जो है ये रिएक्शन हो जाएगी। एंड ये आपका क्या बन जाएगा भाई? इसका नाम होता है क्रोटोनल्डिहाइड, है ना। इस प्रोडक्ट का क्या नाम होता है? इस कंपाउंड का क्या नाम होता है? प्रोटोनल्डिहाइड, है ना, क्रोटोनल्डिहाइड। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि मेन कंपाउंड है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक और नाम होता है भैया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है प्राप्त, है ना। एक बार दोबारा देखते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, है ना, अनसैचुरेटेड। अब देखिए भाई जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ तो अनसैचुरेटेड लगता है, लेकिन अल्फा बीटा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इससे पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा होता है, लेकिन तीसरे की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड के लिए अनसैचुरेटेड आएगा और क्या है? ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहलाएगा। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं जो आपकी रिएक्शन नंबर 2 है ना, कीटोन के साथ भी करेंगे भैया। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें भी क्या है आपका? अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो एसीटोन के साथ करते हैं, दो कंपाउंड ले लेते हैं और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर भी सेम होगा, CH3C और ये O जो है OH के साथ ऊपर जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH3 इसके नीचे आ जाएगा और ये जो है CH इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, COCH3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो है एल्डोल बनाएंगे तो इनका जो है जल अपघटन करेंगे तो जल निकलेगा, माइनस का H2O बचेगा क्या यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी क्या होगी भैया? बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, है ना। यहाँ पर भी क्या होगी? बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। तो CH3 C डबल बॉन्ड, है ना, C नीचे तो आपका CH3 और डबल बॉन्ड के साथ CHCOCH3 आ जाएगा, है ना, CHCOCH3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? मेसिटिल ऑक्साइड। क्या होता है? मेसिटिल ऑक्साइड। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड इसका जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है? कीटोन। इससे पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड के लिए अनसैचुरेटेड और क्या है? कीटोन ग्रुप है तो कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये रिएक्शन तो अच्छे से मैंने समझाई पाई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस रिएक्शन पे, है ना। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि आपकी क्या है? रिएक्शन नंबर 12 है, जो कि क्या है? क्रॉस्ड एल्डोल संघनन, है ना, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि भैया ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है? एल्डोल संघनन तो आपने पढ़ लिया। क्रॉस्ड एल्डोल संघनन का क्या मतलब होता है भैया? एक एल्डिहाइड ले लेंगे, एक कीटोन ले लेंगे, क्रॉस्ड, है ना, क्रॉस्ड करेंगे। अब देखिए इसमें जो है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की अभिक्रिया तनु अम्लीय क्षार से कराते हैं तो ये संघनित होकर एल्डोल बनाएगा, जिसके जल अपघटन पर हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया? क्रॉस्ड एल्डोल संघनन कहेंगे, जो कि काफ़ी आसान रिएक्शन है एंड आपने इसे पढ़ा भी होगा अच्छे से। अब देखते हैं इस रिएक्शन को करते हैं, है ना। देखिए CH3CHO एल्डिहाइड है, CH3COCH3 कीटोन है ना, एसीटोन है। एसीटोन और एल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा भैया? CH3CH
और ये OH ऊपर जुड़ जाएगा, है ना, ये OH जो है ऊपर जुड़ जाएगा और CH। अब बाकी सब सेम ही है, मैंने आपको बताया है कि आपको करना क्या है, जो जल निकाल देना है एज अ साइड प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर जल निकाल देना है और यहाँ पर जो है ये आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, है ना, अनसेचुरेटेड कीटोन, क्योंकि यहाँ पर जो है CHO ग्रुप नहीं है बल्कि CO ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ओके, अब बात करते हैं भैया कैनिजारो अभिक्रिया की। देखिए, अगर आपने एल्डोल संघनन अभिक्रिया को, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया को, रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया है तो कैनिजारो रिएक्शन आपको आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है भैया। देखिए, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, नहीं, है ना, नहीं। अब उसमें क्या था, होता है, उपस्थित, है ना, मस्ट बी प्रेजेंट, यहाँ पर मस्ट नॉट बी प्रेजेंट यानी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मस्ट बी अब्सेंट, है ना, कौन, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो ऐसे एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, देखिए इसमें कीटोन की बात नहीं है, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH से कराते हैं तो संगत अल्कोहल तथा संगत कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि थोड़ी थ्योरी बड़ी है, लेकिन जब रिएक्शन करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, एल्डोल संघनन में मैंने काफ़ी टाइम दे दिया, इसमें मैं इतना टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वो आपने अच्छे से समझ लिया है ना। अब देखिए, आपने पता लगा लिया था कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, किसमें नहीं होता है ना। तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया में हमसे यही बोला जाता है, वे एल्डिहाइड जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उन्हीं को लेना होता है। यहाँ पर देखेंगे C6H5CHO, मैंने इसे आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो इसे भी ले सकते हैं। दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे, मस्त एकदम, है ना। देखिए 2HCHO, है ना, NaOH। मैंने बोला कि जो आपका एल्डिहाइड आपको पता लग गया, तो इसकी जो है NaOH के साथ रिएक्शन को कराना है तो बनेगा क्या, संगत एल्कोहल, है ना, संगत एल्कोहल और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, है ना। क्या बोल दिया मैंने, देखिए संगत एल्कोहल, संगत यानी करस्पॉन्डिंग एल्कोहल और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम एसिड बनेगा, सोडियम साल्ट बनेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो एल्कोहल है वो संगत कैसे है, देखिए एक कार्बन का आपका फॉर्मल्डिहाइड था तो एक कार्बन का ही क्या है आपका मेथिल एल्कोहल है। ओके, एल्कोहल एक कार्बन का आपका एल्डिहाइड था तो एक ही कार्बन का हमारा क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण एक कार्बन का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं HCOONE सोडियम फॉर्मेट कहलाता है और ये एक कार्बन का, ये तो यही होता है संगत एल्कोहल, है ना, संगत एल्कोहल और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। नेक्स्ट हम देखते हैं 2,6,C6H5CHO, है ना, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। अब यह संगत एल्कोहल और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा। देखिए, संगत एल्कोहल मतलब 6 और 1 7 कार्बन है टोटल, है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन ऐड किया जाएगा। 6 और 1 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का हमारा जो है एल्कोहल कौन सा होता है, C6H5CH2OH, है ना। तो ये कि 6 और 1 7 कार्बन का एल्कोहल हो गया, है ना, बेंजाइल एल्कोहल कहलाते हैं। और इसके बाद हम संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, है ना। तो संगत कार्बोक्सिलिक 7 यानी कि 7 कार्बन का हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनना चाहिए। तो देखिए C6H5COONA, इसमें देखेंगे तो 7 कार्बन है और ये हमारा क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, जो कि संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। ओके, तो आपको कैनिजारो अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। एंड इसके बाद हम बात करते हैं भैया नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि 14 नंबर रिएक्शन। अभी हमें बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है। क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया, है ना। क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड, है ना, इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए वही आपको दो कंपाउंड ले लेने जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, है ना, HCHO और C6H5CHO, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे 6 7 और 1 8, है ना, 8 कार्बन का है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्बन का क्या बनेगा आपका, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्बन का क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो एक कार्बन का क्या बन गया, HCOON, यानी संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। कितने कार्बन का, एक कार्बन का,
आपका एल्डिहाइड कितने ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में 7 कार्बन होते हैं, 7 कार्बन का है। और तो हमारा जो बेंजोइल अल्कोहल बनेगा वो भी 7 कार्बन का बनेगा, C6H5CH2OH, है ना। इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आपको कैनिजारो समझ में आ गई तो क्रॉस्ड कैनिजारो तो समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। अब बात करते हैं 15 नंबर रिएक्शन की, जो कि है पार्किन अभिक्रिया। पार्किन अभिक्रिया काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी आसान रिएक्शन है। जब सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, है ना, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया पार्किन अभिक्रिया कहलाती है। काफ़ी मज़ेदार है, आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसमें होता क्या है ना, समझते हैं कि एक रिएक्शन को। यहाँ पर भी मैं रिएक्शन लाया हूँ, काफ़ी बड़ी रिएक्शन है ये, 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। देखिए, जब सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, जब सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, है ना, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, है ना, ये सोडियम एसीटेट हो गया। इसकी उपस्थिति में जब हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, बेंजल्डिहाइड क्या है C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है CH3CO, और CH3CO के साथ अटैच होगा तो ये क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। तो इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ शिफ्टिंग हो जाएगी, C6H5CH, डबल बॉन्ड CHCOO, सिंगल बॉन्ड के साथ CH3CO, है ना। अब इसके बाद यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको जो है हाइड्रोजन जल अपघटन कर रहे हैं, जल यहाँ पर जो है प्लस करेंगे तो H और OH, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3COOH, और यहाँ पर जो है बन जाएगा C6, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH बन जाएगा, और यहाँ पर जो है CH3COOH बन जाएगा, जो कि एसिटिक एसिड है। और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहीं पर अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो कि पार्किन अभिक्रिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेजन संघनन अभिक्रिया, है ना, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। इसके बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, किसके साथ कराते हैं भैया, यहाँ पर जो है कंपाउंड का नाम नहीं लिखा गया है, बट सॉरी। तो आपको करना क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है ना। तो अभी आपको पता लग जाएगा किसके साथ कराते हैं ना, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया NOH के साथ, एल्डिहाइड के साथ, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, CH3CHO, एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं NOH की उपस्थिति में, तो होगा क्या, H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारी 17 नंबर है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, है ना। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया को देखते हैं। जब KCN की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो बेंजोइन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे हम समझने की प्रयास करते हैं भाई। C6H5CHO जो कि बेंजल्डिहाइड होता है ना, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, KCN के साथ कराएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स की। तो होगा क्या, C6H5CH, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, और सिंगल बॉन्ड के साथ CO, सिंगल बॉन्ड के साथ C6H5, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंजोइन हो जाएगा, है ना, बेंजोइन हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। एंड ये रिएक्शन अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर तो मैं जितना पॉसिबल हो रहा है उतना एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बाकी आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, है ना। सारी रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, है ना। इसके बाद जो आपका 18 नंबर है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। एसिटल्डिहाइड या मेथिल कीटोन, है ना, एसिटल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को आयोडीन तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर जो पीले रंग का आयोडीन का अवक्षेप आता है, इसे आयोडोफॉर्म
परीक्षण कहते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, ये क्या कीटोन है, C6H5CO CH3CO CH3 है ना, कीटोन है, एसीटोन। इसकी रिएक्शन हम आयोडी किसके साथ कराएंगे, आयोडीन के साथ कराएंगे है ना, 3I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3HI एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और यहाँ पर जो है CI3 और CH3CO यहाँ पर जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस है बिल्कुल, यहाँ पर जो है 3 दूनी 6I होनी चाहिए और यहाँ पर जो है 3 और 3 6I है, बिल्कुल बैलेंस भी ये रिएक्शन। तो आपने ये अच्छे से समझी होगी। एंड इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो CI3 यानी कि यहाँ पर जो है H होता है, H3 होता है ना, तो वो H कहाँ पर चला गया, I के साथ एज अ साइड प्रोडक्ट इसमें। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ये रिएक्शन फर्दर होगी है ना, आगे जब ये रिएक्शन होगी इस कंपाउंड की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, CHI3 है ना, CHI3 और CH3COONA, CH3COONA ये क्या निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और CHI3 क्या है, मेन कंपाउंड है आयोडो फॉर्म का है ना। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वहाँ पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, 19 नंबर रिएक्शन को देख लेते हैं जो कि है हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की अभिक्रिया है ना, हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की अभिक्रिया, काफ़ी ऊटपटांग नाम है, HVZ है ना, HVZ रिएक्शन इसे कहते हैं शॉर्ट में। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं तो हैलोजन की प्रतिस्थापन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर होता है, यह अभिक्रिया HVZ रिएक्शन कहलाती है। काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है। मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन का तो कंसेप्ट बता ही रखा है, तो होगा क्या आगे देखिए, CH3CH2COOH ओके, ये आपका एक जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन आपको Cl2 के साथ करानी है तो होगा क्या, HCl यहाँ से निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट और बचेगा क्या, CH3CHCl यहाँ पर जुड़ जाएगा और COOH है ना, COOH। ये आपको समझ में है, 2 Cl थे, एक H के साथ एक Cl निकल गया, एक Cl बचा जो कि इस CH के साथ यहाँ पर जुड़ गया बॉन्ड लगाकर। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे +Cl2 HCl है ना, जब ये रिएक्शन फर्दर आगे होगी तो क्या होगा, 2 Cl है, एक Cl यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो है इस वाले H के साथ है ना, ध्यान देंगे इस वाले H के साथ HCl एक एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और ये जो है COOH है ही, तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ऊपर नीचे क्या है, डाइक्लोरो है ना, 2 क्लोरीन है और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, COOH है। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, HVZ रिएक्शन हो जाती है। तो ये भी आपने अच्छे से समझी होगी। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्लीमेंसन अपचयन को समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा से दृष्टि से। अब क्लीमेंसन अपचयन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप अपचयन का मतलब समझे है ना, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना। किसकी अभिक्रिया करानी है, चलिए पढ़ते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। काफ़ी आसान रिएक्शन है, चलिए समझते हैं इसे। देखिए इसमें किया क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ समझेंगे। एल्डिहाइड हमारा है और इसका जो है किसका अपचयन करा रहे हैं तो H से रिएक्शन कराएंगे है ना, तो 4 मॉलिक्यूल 4 हमने तत्व ले लिए, एलिमेंट ले लिए, किसके, H के, हाइड्रोजन के। अब जिंक अमलगम किसे कहते हैं, ZnHg को जिंक अमलगम कहते हैं और सांद्र HCl है ना, इसकी उपस्थिति में हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो होगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचेगा। ये जो CHO आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो है 2 H और एक H2O निकाल देगा है ना, H2O निकाल देगा और यहाँ पर बचेगा क्या, 2 H और एक O, H2O निकाल दिए तो 2 H बचा जो कि इसके साथ जुड़ेगा CH3 हो जाएगा है ना, तो इसलिए ये एथेन हो जाएगा, एथेन। तो ये क्या बन गया भाई, एल्केन बन गया, तो इसीलिए बोला गया था कि एल्केन प्राप्त होती है। ये आपको समझ में आई होगी। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन के साथ है ना, एसीटोन के साथ देख लेते हैं भाई, इसका अपचयन कराते हैं तो क्या होगा, जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ जो है इसकी उपस्थिति में हम इसका अपचयन कराएंगे तो भी हमारे जो है एल्केन ही प्राप्त होगी, प्रोपेन, जो कि आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका प्रोपेन है जो कि एल्केन है। ओके, तो ये भी आपने अच्छे से समझी होगी। एंड इसके बाद 21 नंबर रिएक्शन हमारी क्या है, स्मिट अभिक्रिया।
स्मिट अभिक्रिया काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, चलिए इसे हम बारीकी से समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ये भी काफ़ी आसान रिएक्शन है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमने बोला कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करानी है, लेकिन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे और NH3 हमारा अमोनिया हो जाएगा, लेकिन N3H हमारा हाइड्रोजोइक एसिड होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया करानी है इसके साथ, लेकिन हमारा कंसनट्रेट H2SO4 होना चाहिए। ये हमारा जो है इसकी उपस्थिति में होगा ये रिएक्शन, है ना। अब आगे क्या बनेगा आप देख सकते हैं, CH3NH2CO2N2। अब ये कैसे बना देखिए, ये क्या है, COO CO2, ये भी निकल जाएगा जो आपकी गैस के रूप में है ना, और N2 यहाँ पर N2 निकलेगा और ये उड़ जाएगी गैस। यहाँ पर NH बचा, एक H ये है, NH2 हो गया। तो NH2 किसके साथ जुड़ेगा, CH3 के साथ, CH3NH2 जुड़ जाएगा, जो कि क्या है, प्राइमरी एमीन। ओके, प्राइमरी एमीन जो कि मेन कंपाउंड है। साइड प्रोडक्ट क्या है आपका, CO2 और N2 आपका साइड प्रोडक्ट है। तो ये भी रिएक्शन आपने अच्छे से समझी होगी। एंड अब बात करते हैं भैया जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण नहीं है, बिकार्बोक्सिलीकरण है। देखिए जहाँ पर भी वी लग गया ना, इसका मतलब उसे निकालना है। तो विकार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बोक्सिलीकरण को निकालना, कार्बोक्सिलिक अम्ल को निकालना। अब यहाँ पर आप देखेंगे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है ना, एल्केन प्राप्त होती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन कम प्राप्त होता है ना, कार्बन एक कम प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को बिकार्बोक्सिलीकरण कहेंगे। देखिए CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, NaOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो होगा क्या, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH3COONA एंड यहाँ पर जो है H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। फिर होगा क्या, CH3COONA, इसको यहाँ पर लाएंगे, इसकी रिएक्शन फिर हम कराएंगे किससे, NaOH से, है ना। तो होगा क्या, COONA Na2CO3 बनेगा, है ना, Na2CO3 बनेगा। क्यों, एक O ये वाला हमारा आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या निकलेगा भैया, CH4 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, CH4। तो Na2CO3 हमारी जो है मेन कंपाउंड हो जाएगा, जो कि क्या है भाई, बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। एक कार्बन कम होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कार्बन कम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई दो कार्बन थे, एक और एक दो, यहाँ पर जो है एक कार्बन है, तो एक कार्बन कम है ना, तो आप समझ गए। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एस्टरीकरण को समझते हैं। ये भी काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, एस्टरीकरण। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, है ना, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ करानी है, अम्लीय माध्यम में करानी है, ये ध्यान रखना है। आपका माध्यम मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, तो एस्टर प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाएगी। भाई जैसा हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एस्टरीकरण, एस्टर बनेगा, है ना। तो देखिए भाई हमें करना क्या है, एसिटिक अम्ल लेना है, CH3COOH जो कि एसिटिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसे कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम C2H5OH के साथ कराएंगे, मिथाइल अल्कोहल के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो है नाम गलत लिख दिया है, एथिल अल्कोहल होगा, है ना, मैथिल अल्कोहल नहीं है, ये एथिल अल्कोहल है। इसके साथ जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पर जो है क्या निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, है ना। यहाँ से आप ध्यान से समझे तो ये एक बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में बनेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाता है भाई, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव वाला कहाँ जाता है भाई, पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो ये होता है ना, तो इसीलिए अब होगा क्या, देखिए H और OH एज अ साइड प्रोडक्ट जल निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। C6H5COO निगेटिव होने के कारण इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3COO C2H5, ये हमारा क्या बन जाएगा, एथाइल एसीटेट बन जाएगा, जो कि क्या है, एस्टर है ना, क्या है, एस्टर। COO जहाँ पर भी बीच में आ जाए तो क्या होता है, RCOR, भैया आपने पढ़ा होगा RCOOR, क्या होता है, ये एस्टर होता है ना, एस्टर होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी रिएक्शन, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
एंड इसके बाद मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अभी कुछ और रिएक्शन पढ़नी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन पर टाइम भी दिया जाएगा, है ना। देख सकते हैं जो आपकी 24 नंबर रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, इसे देख लेते हैं। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड, एरोमेटिक और एलिफेटिक की बात हुई है, इसका मतलब एक रिंग टाइप लेना है और एक सीधी चेन टाइप के लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C6H5CHO हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, CH3CHO हमारा एसिटल्डिहाइड होता है। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। ये H मैंने यहाँ दिखा दिया, क्यों? क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। O और H2 निकल के साइड प्रोडक्ट H2 को निकाल देंगे। डाइल्यूट NaOH के उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से O निकल रहा है, यहाँ से 2 H निकल रहे हैं। तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड के साथ CHO जुड़ जाएगा, जो कि क्या है, सिनेमल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है भाई? सिनेमल्डिहाइड होता है। इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है इस प्रोडक्ट का, इस कंपाउंड का, सिनेमल्डिहाइड। ओके, ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 24 नंबर है ना। अब 25 नंबर रिएक्शन पर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, बिरबॉम सिमोनिन अभिक्रिया। बिरबॉम सिमोनिन अभिक्रिया काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया I2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में की जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बिरबॉम सिमोनिन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या क्या बोला, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सिल्वर लवण है, तो इसकी अभिक्रिया हमें करानी किसके साथ है? I2 के साथ, है ना। I2 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो होगा क्या, है ना, तो होगा क्या, I2 और Ag, है ना, 2AgI2, है ना, 2AgI एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो है जुड़ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CO2 एज अ साइड प्रोडक्ट निकलने वाला है यहाँ पर, है ना। CO2 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो CH3 COO जुड़ जाएगा, जो कि क्या है, एस्टर है ना। एस्टर प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था RCOOR अगर कहीं है तो वो एस्टर है ना। तो ये क्या है, ये भी R है, ये भी R है, COO के साथ जुड़ा है, तो ये क्या है, एस्टर है। ओके, ये मेथाइल एसीटेट हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, है ना। ये तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारी है 26 नंबर रिएक्शन, स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर ये रिएक्शन हमसे क्या कहना चाहती है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी कार्बनिक फ्लोराइड, है ना, किसी कार्बनिक फ्लोराइड जैसे Hg2F2 के साथ कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें करना क्या है, देखिए आपको RX तो लेना है, CH3Cl CH3Cl, इसको जो है Hg2F2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 2HgCl, है ना, लेकर जाएगा Hg2Cl2, है ना। तो ये एज ए साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और CH3, और यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर F2 है, तो 2CH3F हमारा जो है निकल जाएगा, जो कि मिथाइल फ्लोराइड होता है। मिथाइल फ्लोराइड होता है, और जब मिथाइल क्लोराइड था तो मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल फ्लोराइड बन गया, तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो आपने अच्छे से इसे पढ़ा होगा, अच्छे से आपने इस रिएक्शन को समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब हम फटाफट से आगे नेक्स्ट रिएक्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है कोनार्ड फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, है ना। कोनार्ड फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसे समझते हैं। जब एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कोनार्ड फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो ये आपने अच्छे से समझा होगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, CH3CH2Cl, है ना, जो कि क्या है, एल्किल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो सोडियम आयोडाइड ये हमारे पास एसीटोन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, तो बनेगा क्या, CH3CH2I और NaCl, जो कि हमने लगभग पहले ही इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है। देखेंगे इसमें जो है विनिमयकरण इसका नाम भी होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड हो जाएगा, जो कि एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बन गया, है ना। तो ये रिएक्शन आपने अच्छे से समझी होगी, ऐसे मेरा मानना है।
क्योंकि उस रिएक्शन को हमने पहले ही पढ़ लिया है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं जो कि स्टार मार्क रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होता है एसिटिलीकरण, दोनों में अंतर होता है। इसके बाद हम फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस रिएक्शन में होता क्या है, जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो होगा कि एल्किल समूह बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट। यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। ओके, तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, ये क्या है, बेंजीन रिंग आपकी H यहाँ पर होता है ना, H हमने इसे शो कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वाला H जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl के साथ कराएंगे तो होगा क्या, ये Cl और ये H, ये HCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकाल देंगे, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ये जो CH3 आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, डायरेक्ट, है ना, ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना देगा भाई, बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन, याद रखेंगे, ये काफ़ी फेमस कंपाउंड है। एंड जो आपकी पेन होता है ना, पेन, उसकी इंक में क्या होता है, टॉलुइन भरा हुआ होता है, उसकी इंक में टॉलुइन पाया जाता है। अब देखिए जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड, जो कि है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटलीकरण। अभी हमने पढ़ा एल्किलीकरण, अब हम पढ़ रहे हैं एसिटलीकरण, है ना। एसिटिल क्लोराइड यहाँ पर लिया जाएगा, वहाँ पर एल्किल क्लोराइड लिया गया था, है ना। तो यही दोनों में डिफरेंट होता है, आपने समझ लिया होगा। जब बेंजीन रिंग, बाकी सब कुछ सेम होगा, जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में CH3COCl, ये क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है इसका नाम, है ना, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो COCH3 समूह बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटलीकरण कहते हैं। तो ये आपने अच्छे से समझा होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन को, है ना। इसमें होता क्या है, बेंजीन रिंग इसमें भी लेंगे, यहाँ पर हमने ये H शो कर दिया, क्यों, क्योंकि ये H हमारा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। एंड CH3COCl क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है, एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ से जो है क्लोराइड और यहाँ से जो है H एज अ साइड प्रोडक्ट HCl निकाल देंगे, है ना, HCl। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका ग्रुप है ये डायरेक्ट अटैच होगा, है ना, ये ग्रुप जो है डायरेक्ट अटैच होगा यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप अटैच होता है तो ये क्या कहलाता है, एसिटोफिनोन, है ना, एसिटोफिनोन। कंपाउंड का नाम आप याद रखेंगे, एसिटोफिनोन। ओके, तो ये रिएक्शन भी आपने अच्छे से समझी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि क्या है, सेंड मेयर अभिक्रिया, है ना। सेंड मायर अभिक्रिया के नाम से भी पूछता है इसे कभी कभी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है इस रिएक्शन में हमसे क्या बोला जाता है, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है 60 डिग्री C पर CuCl व HCl के साथ गर्म करके की जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सेंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट N2Cl अगर ग्रुप अटैच है तो क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CuCl प्लस HCl और टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री C होना चाहिए। तो होगा क्या, N2 गैस निकलेगी, है ना, N2 गैस निकलेगी तो यहाँ बॉन्ड खाली हो रहा है तो ये Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा जो कि बेंजाइल क्लोराइड यानी क्लोरोबेंजीन बना देगा, है ना, क्लोरोबेंजीन बना देगा। और N2 गैस नाइट्रोजन गैस एज बाहर निकल जाएगी एज अ साइड प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं थी। जो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा टाइम ले सकती है ना उसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी उसे टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं, है ना। जो कि बेसिक है आपको समझ में आ ही रही है। इसके बाद ये रिएक्शन आ जाती है जो कि गाटरमान अभिक्रिया। अब गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, गटरमान नहीं है ना, गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम किससे कराना है, Cu व HCl या Br, है ना, Cu। अब HCl या Br में से एक ले सकते हैं लेकिन Cu के साथ करानी है, Cu के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होगा क्या, देखिए ये आपका क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है,
है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट N2Cl है, तो यहाँ पर हम जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे Cu कॉपर के साथ HCl के साथ, तो होगा क्या, ये जो है N2 एज ए साइड प्रोडक्ट ये गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, बचेगा क्या, Cl बचा जो कि डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा Cl, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये रिएक्शन लगभग ऊपर वाले की तरह ही थी, जो कि आपने समझ लिया है ना, काफ़ी आसान थी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी समझना। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं भैया नेक्स्ट रिएक्शन पे, फटाफट हम जो है 32 नंबर रिएक्शन पर आ चुके हैं, जो कि है राशिक प्रक्रम, है ना, राशिक प्रक्रम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब बेंजीन की वाष्प की क्रिया, है ना, जब बेंजीन की वाष्प की क्रिया HCl व वायु के साथ CuO, है ना, CuO या CuFe की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया राशिक प्रक्रम कहलाती है। अब यहाँ पर देखेंगे बेंजीन रिंग है, ये H है ना, जो कि बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मैंने H इसलिए शो किया है क्योंकि ये वाला H जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसमें जो है हमने शो कर दिया है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो है HCl के साथ कराएंगे, है ना, और हाफ O2, है ना, आधा O2। अब इसके साथ जब हम रिएक्शन को कराएंगे CuO और CuO के उपस्थिति में, तो होगा क्या, H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा H2O, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे होगा क्या, यहाँ पर जो Cl बचा है वो डायरेक्ट किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, जो कि क्लोरोबेंजीन बना देगा, बेंजीन रिंग से क्लोरोबेंजीन बन गया, है ना। इस रिएक्शन को राशिक प्रक्रम कहते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद आ जाते हैं भैया राइमर टीमैन अभिक्रिया, जो कि हर बच्चे लगभग तैयार कर ही लेता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। देखिए राइमर टीमैन बोलेगा या फिर रीमर टीमैन बोलेगा, डरना नहीं है, रिएक्शन सेम है। राइमर टीमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH के साथ कराते हैं, लेकिन ध्यान देंगे फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ तो कराएंगे, लेकिन NaOH या KOH में से एक लेंगे, और वो होना कैसा चाहिए, एक्वस, है ना, एक्वस जलीय होना चाहिए, के साथ कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, ये समझ गए होंगे आप। अब इसे आप देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है, मैंने आपको बताया फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ। देखिए ये हमारा क्या है, फिनॉल का ये H हमने शो क्यों किया, क्योंकि ये वाला H जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हमने इसे शो कर दिया। प्लस ये CHCl3 क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म है। इस तरह से लिखने का मतलब यही होता है कि आपको अच्छे से समझा पाएँ रिएक्शन को, है ना, शो कर पाएँ। CHCl3 हो जाएगा, प्लस KOH ले लिया हमने, NaOH भी ले सकते थे लेकिन KOH हमने ले लिया। ये कैसा होना चाहिए भैया, एक्वस होना चाहिए, है ना, मैंने आपको बोला था। ये आपको करना क्या है, यहाँ से देखेंगे तो 3K और 3Cl, 3KCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे, है ना, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे 4H, है ना, 4H निकलेंगे, ये 4H और 2O, है ना, 2O और 4H, 2H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकाल देंगे। बचा क्या, है ना, बचा क्या उसे देखते हैं, एक O बचा, एक C बचा, एक H, CHO बचा, जो कि CHO यहाँ पर जुड़ जाएगा। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, मैंने हर एक चीज़ को बताया भाई। यहाँ पर आप देखेंगे हुआ क्या, ये ऑर्थो पोजीशन, भैया आप पोजीशन तो जानते ही ना, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ये हमारी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये रिएक्शन होगी, मेटा पैरा पर नहीं होगी। तो ऑर्थो पोजीशन का जो H है इसीलिए शो किया था, H और C और O के साथ CHO यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। जब भी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा बड़ी रिएक्शन थी नहीं, खतरनाक रिएक्शन थी नहीं, है ना, तो इसे भी हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि कौन सी है, 34 नंबर रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे हम आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जब फर्स्ट डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH या NaOH के साथ कराते हैं तो एल्किल, है ना, तो एल्किल आइसोसाइनाइड, है ना, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है ना। जो ये रिएक्शन भी किसकी तरह है, रीमर टीमैन की तरह ही है ना, राइमर टीमैन अभिक्रिया की तरह ही है, बस थोड़े से कंपाउंड चेंज है। यहाँ पर क्या है, प्राथमिक एमीन है, वहाँ पर क्या था, फिनॉल था,
प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ से 3 एज ए साइड प्रोडक्ट निकालेगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3 और 1 4 और 2 देखेंगे, 2H 2 और 1 3H ये हैं और 3H ये हैं, 6H और 2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकाल देगा, है ना। बचेगा क्या, N और C बचेगा, है ना, N और C बचेगा। तो CH3NC बन जाएगा, जो कि क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है इसका नाम, है ना। तो ये आप ध्यान देंगे, ये मेन कंपाउंड है और ये आपके क्या है, साइड कंपाउंड है। ओके, तो ये भी आपने अच्छे से समझी होगी भैया, राइमर टीमैन की तरह ही थी, थोड़े से इसमें जो कंपाउंड चेंज थे। अब बात करते हैं डाउ प्रक्रम, है ना। जो 35 नंबर रिएक्शन है डाउ प्रक्रम, इसके ऊपर बात करते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री C व 200 ATM जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर जो है CuCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो फिनॉल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डाउ प्रक्रम कहलाती है। अब देखिए इस रिएक्शन में हमें क्या क्या बोला है। क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl ग्रुप अटैच होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। और NaOH के साथ, है ना, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन को कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 10% होना चाहिए, CuCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री C टेम्परेचर होना चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक दाब होना चाहिए। ये सारा कुछ हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब रिएक्शन कंप्लीट शुरू होगी तो होगा क्या, यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकालेगा। बचेगा क्या, OH, है ना। OH क्या करेगा भैया, यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया भैया, फिनॉल बन गया। ओके, तो देख सकते हैं कितनी आसान रिएक्शन है, बस आप खामखा डरते रहते हैं रिएक्शन से। बस रिएक्शन को आपको समझना होता है, आप समझ गए तो बस आपकी बल्ले बल्ले। ये भी ज़्यादा बड़ी कठिन रिएक्शन नहीं थी, आप उन्हें समझ ही लिया होगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो कि ये रिएक्शन आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ी रिएक्शन है, इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे। थैलीन अभिक्रिया, है ना, थैलीन अभिक्रिया। ये रिएक्शन मज़ेदार है। जब थैलिक अम्ल क्या होता है अभी आपको बताएंगे, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ क्रिया करता है, फिनॉल आप जानते ही हैं, तो जो है फिनोफ्थैलीन प्राप्त होता है, जो कि एक अम्ल क्षार सूचक होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है भैया, थैलीन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया, नहीं आया तो अभी आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था, थैलिक एनहाइड्राइड, है ना, थैलिक अम्ल। अब ये क्या होता है, थैलिक अम्ल होता है बेंजीन रिंग के ऑर्थो, है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो और मेटा पर C कार्बन ग्रुप अटैच होता है और उससे जो है एक O होता है अटैच और यहाँ से O होता है। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, मेन चीज़ ये है ना। तो ये क्या होता है, थैलिक अम्ल होता है और इसका जो है ये वाला O और फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फिनॉल के हमने 2 कंपाउंड को ले लिया, इसके जो यहाँ पर H हमने शो इसलिए किया है क्योंकि ये जो है H इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ से H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा, है ना। देख सकते हैं H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया। बचा क्या, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, है ना, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे ये बाकी एज इट इज़ है, बस ये आपका फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल था अब भी है, लेकिन ये जो H है ये निकल गए हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया, तो बॉन्ड यहाँ से इसे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्या होता है, फिनोफ्थैलीन, है ना, फिनोफ्थैलीन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का, इतना खतरनाक कंपाउंड जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है फिनोफ्थैलीन, जो कि क्या है, अम्ल क्षार सूचक है। जो अम्ल क्षार सूचक होता है, इंटीग्रेटर होता है, उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे फिनोफ्थैलीन इस तरह से दिखता है स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पर बात करें इसके जो उपस्थिति में किस किस के होगा, तो कंसनट्रेट H2SO4 जो कि मैंने आपको बता दिया था, है ना, उसके साथ होगा, इसकी उपस्थिति में होगा, तो H2O निकल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है भैया आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन नहीं है, आपने अच्छे से समझा होगा चीज़ों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं, जो कि 37 नंबर रिएक्शन है आपकी, डाईएजोनीकरण, है ना, डाईएजोनीकरण। ये रिएक्शन भी काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, चलिए इसे समझते हैं। जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया, है ना, जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, NaNO2 व HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर की जाती है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड
प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डाई एजोनीकरण कहलाती है ना, डाई एजोनीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है ना। तो ये क्या है, हमने बोला था एरोमेटिक एमीन है। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी किसकी उपस्थिति में, NaNO2 + HCl, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 से 278 केल्विन तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और जब इसे रिएक्शन को कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर N+NCl जुड़ जाएगा है ना, मतलब N2Cl जुड़ जाएगा, जो कि क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। और एज अ साइड प्रोडक्ट 2H2O और NaCl निकल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो आपकी 38 नंबर पे रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ना, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। ये कोल्बे नाम से भी पूछ सकता है या फिर कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या भैया, प्रिपेयर्ड रहना है आपको, तो है ना, सभी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ओके, देखेंगे जब सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन व 6 ATM है ना, 400 केल्विन क्या है, टेम्परेचर है, 6 ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब, 6 वायुमंडलीय दाब पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। यह जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई होता क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड इसे कहेंगे है ना, सोडियम और ये फिनॉक्सी ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर O ग्रुप होता है तो उसे फिनॉक्सी ग्रुप कहते हैं। Na है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और 400 केल्विन टेम्परेचर है, 6 एटमॉस्फेरिक 80 है, वायुमंडलीय दाब है, 6 वायुमंडलीय दाब है। तो ये रिएक्शन होगी तो होगा क्या पता है, ये जो CO2 आप ग्रुप देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, O और Na के बीच में डायरेक्ट चिपक जाएगा है ना, O CO2 ग्रुप। अब देखिए होगा क्या, ये सोडियम फिनॉक्साइड था लेकिन अब ये रिएक्शन हुई तो ये CO2 ग्रुप इस दोनों के बीच में आ गया यहाँ पर है ना, O और Na के बीच में देखिए OCOO Na, ठीक। COO का मतलब क्या होता है, CO2 है ना। तो इतना आपको समझ में आया। लेकिन अभी ये जो है स्टेबल नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेबल नहीं है ये कंपाउंड। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा भाई, अपना रीअरेंजमेंट करेगा है ना, रीअरेंजमेंट करेगा, अपने हाथ पैर इधर उधर चलाएगा है ना, तो अरेंज हो जाएगा। फिर होगा क्या, पुनर्विन्यास है ना, रीअरेंजमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। यहाँ पर भाई क्या होगा, H होगा, आप जानते हैं ना, H होगा, बिल्कुल जानते हैं। ऑर्थो पोजीशन वाला H यहाँ पर चला जाएगा और COO Na जो देख रहे हैं ना, वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। इन दोनों का अदला बदली हो जाएगी है ना, इस तरह से जो है इनकी अदला बदली हो जाएगी। H कहेगा आप यहाँ जाओ, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक। COO Na ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अब जो है इसका क्या कराएंगे भाई, हाइड्रोलाइसिस है ना, जल अपघटन। तो यहाँ पर आप देखेंगे HCl और HCl निकलेगा, सॉरी HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होगी अम्लीय माध्यम में है ना। तो होगा क्या, यहाँ पर H2O को प्लस कर रहे हैं तो होगा क्या, देखिए यहाँ से जो है बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे COOH हो जाएगा और NaOH एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा है ना, NaOH एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना फिनॉल, ये आपका फिनॉल होता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, COOH है ना, COOH ग्रुप अटैच है, तो इसका मतलब सैलिसिलिक अम्ल होगा है ना, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। तो ये रिएक्शन भी आपने अच्छे से समझी होगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है 39 नंबर रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया है ना। हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया क्या होती है, हॉफमैन अमोनिया अपघटन तो मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ लेते हैं हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराते हैं तो फर्स्ट डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CH3CONH2 है ना, ये क्या है, एसिटामाइड है ना, एसिटामाइड का फॉर्मूला है। Br2 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 के साथ है ना, और KOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या भाई, जब इसकी रिएक्शन को आगे कराएंगे तो CH3NH2
जो कि क्या होता है भाई, फर्स्ट डिग्री एमीन होता है ना, फर्स्ट डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। और यहाँ पर जो है K2 है ना, 4 K हैं, तो K2 और CO3 है ना, K2 CO3 यहाँ पर निकल जाएगा, KO ये वाला और ये वाला। तो K2 CO3 ये क्या है, साइड प्रोडक्ट है। मेन कंपाउंड आपका क्या है, CH3NH2 है, जो कि प्राथमिक एमीन है ना। मेन कंपाउंड पे आपको फोकस करना रहता है, मेन कंपाउंड आपका सही होना चाहिए। नोट आप देख सकते हैं, इस अभिक्रिया को निम्न कोटिकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, निम्न कोटिकरण अभिक्रिया करके भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका नाम एक और है भैया, निम्न कोटिकरण। ओके, आपको समझ में आई होगी। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है युग्मन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन है ना। ये तो भाई बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, आप जानते ही होंगे कपल्स किन्हें कहते हैं ना। तो कपलिंग रिएक्शन, जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसमें हुआ क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमें चाहिए, तो बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl ग्रुप अटैच होता है, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, और इसकी रिएक्शन हमें फिनॉल के साथ करानी है, तो ये क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं, फिनॉल। ये वाला H हमने दिखा दिया, ऑर्थो मेटा पैरा वाला, पैरा पोजीशन पे जो H है उसे हमने यहाँ पर विजिबल कर दिया, क्योंकि ये H जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए होगा क्या, ये वाला H और ये वाला HCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे, है ना। और यहाँ पर होगा क्या, ये जो है दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, है ना, N2 के साथ। देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये N2 के साथ, और ये भी जो है फिनॉल है आपके N2 के साथ जुड़ जाएगा डायरेक्ट। तो ये क्या है, ऑरेंज डाई है ना, नारंगी कलर का रंजक बनाते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये क्या हो गया भैया, रिएक्शन हो गई, कपलिंग रिएक्शन। बस इतना ही है। आप बेवजह डरते थे यार, कुछ है इसमें, बताओ, कुछ नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझाया कि HCl यहाँ से निकलेगा और ये जो है दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। भाई कपल्स हैं, अटैच होंगे, है ना, कपलिंग रिएक्शन होती है, तो आप समझते ही हैं। एंड इसके बाद भाई आप यहाँ पर देखेंगे तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में कुछ नहीं है, हमने कंपाउंड को चेंज किया है। अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ और प्राप्त होगा। कैसे, बाकी सब सेम है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अब की बार फिनॉल से ना कराकर हमने एनिलीन से कराया है। एनिलीन किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप अटैच है डायरेक्ट, तो उसे क्या कहेंगे भाई, एनिलीन कहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वाला H हमने ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पोजीशन बताई है, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, ये लेटी हुई बेंजीन रिंग है इसलिए, है ना। इस तरह से होती तो आपको समझ में आता। देखिए, ऑर्थो मेटा पैरा इस तरह से होता है ना। तो हुआ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हुआ क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे हमने H दिखा दिया। क्यों, क्योंकि ये H जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये HCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन होनी है, तो होगा क्या भाई, अब ये जो है डायरेक्ट जुड़ जाएगा। देखिए, ये बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, और OH, सॉरी यहाँ पर OH नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, NH2 आएगा, है ना, NH2। क्या है ये, येलो डाई, ये येलो डाई बनेगी और वो ऑरेंज डाई बनेगी, है ना। तो दोनों में डिफरेंट है। अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑरेंज डाई बनेगी, अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो येलो डाई बनेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारी 41 नंबर पे रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है इटार्ड अभिक्रिया, है ना। इटार्ड अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि 11th क्लास की रिएक्शन है, बट यहाँ पर मैंने ले लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं ना। जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण क्लोमाइड क्लोराइड, अब देखिए क्लोमाइड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2 के साथ CS2 या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो आप रिएक्शन से समझ सकते हैं। ये क्या है, ये आपका फिनॉल है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं, है ना। और NH2 ग्रुप अटैच होता है तो एनिलीन कहते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे O, अब इसका क्या ऑक्सीकरण करा रहे हैं, है ना। अपचयन कराते हैं तो H से रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो O से रिएक्शन कराएंगे। CrO2Cl2, इसका नाम क्या है, क्लोमाइड क्लोराइड, है ना, क्लोमाइल क्लोराइड। ओके, CH2 तथा Cl4
कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब की उपस्थिति में जो है ये रिएक्शन होगी तो होगा क्या, है ना, तो होगा क्या, देखिए CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा और H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। कैसे हुआ समझते हैं। यहाँ पर 2 H निकले, एक O निकला, है ना, तो क्या हुआ, H2O निकल गया और एक O यहाँ पर आ गया तो CHO ग्रुप अटैच हो गया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बेंजल डिहाइड हो गया, C6H5CHO, है ना, ये क्या है इसका नाम, बेंजल डिहाइड। ओके, ये क्या है, बेंजल डिहाइड है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं भाई। आपकी जो केमिस्ट्री है ना कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपने बना रखा है भाई, बहुत ही आसान और दिलचस्प आपकी जो है केमिस्ट्री होती है, बस आपको समझने की दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बेंजीन है इसके ऊपर क्या है, CH3 है, CH3 होता है तो इसे क्या कहते हैं भाई, टॉलुइन कहते हैं, है ना, टॉलुइन। तो इसलिए भैया आपको करना क्या है, केमिस्ट्री को मन लगाकर दिल लगाकर, है ना, समझना है, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। अब बात करते हैं भैया गार्बियल थैलिमाइड अभिक्रिया, है ना, गार्बियल थैलिमाइड अभिक्रिया बड़े ही मज़ेदार है। इसमें रिएक्शन में थ्योरी ज़्यादा लिख दी है, बट कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है। जब थैलिमाइड की अभिक्रिया NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो N पोटेशियम थैलिमाइड बनता है, जिसकी पुनः RX के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कराकर जो है N एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होता है, जिसकी पुनः NaOH व KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तब इस अभिक्रिया को गार्बियल थैलिमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जो आपकी रिएक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी, है ना। देखिए बेसिक क्या है इसका, है ना, थैलिक एसिड है, ये क्या है, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड में 2NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये आपका थैलेमाइड बनेगा। ओके, थैलेमाइड की हम -NH3 से रिएक्शन कराएंगे, मतलब होगा यानी कि निकलेगा तो क्या होगा, इसमें से NH3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, थैलेमाइड, है ना, जो कि इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो कि बेसिक है। रिएक्शन आपकी आगे लिखी हुई है ना, रिएक्शन आपकी यहाँ से शुरू है। मैंने क्या बोला, थैलेमाइड की अभिक्रिया करानी है भाई, किसके साथ, NaOH के साथ, एल्कोहल ही है NaOH के साथ, तो होगा क्या, H2O निकल जाएगा, है ना, H2O यहाँ पर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, NK। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ये H2O, यहाँ पर जो है एक एल्किल समूह होना चाहिए। ओके, ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है तो होगा क्या, देखिए CONK और यहाँ पर जो है प्लस RX करेंगे, माइनस KX करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो है ये बॉन्ड टूटेगा NR, है ना, तो यहाँ पर जो है 2NaOH के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, है ना, तो बनेगा क्या, यहाँ पर आपको देखना है 2COONA, है ना, COONA यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस RNH2 जो कि प्राथमिक एमीन होती है। ओके, RNH2 यहाँ पर कितने H, 2 हैं तो H2 RNH2, इस तरह से जो है ये प्राथमिक एमीन बन जाएगी। बाकी इसका आप बेसिक आप चैप्टर में पढ़ ही सकते हो। N एल्किल थैलेमाइड ये कहलाएगा, N पोटेशियम थैलेमाइड ये कहलाएगा, है ना, तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके जो है आगे क्या होगा, इस अभिक्रिया से केवल एक और केवल एक, है ना, इस अभिक्रिया से केवल और केवल एक डिग्री एमीन बनती है, यानी कि प्राथमिक एमीन बनती है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी 43 नंबर रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि है जब हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरीन बनती है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, इसे समझते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन है, 2 इसके मॉलिक्यूल्स को लेना है, एंड मेथाइल क्लोराइड के हमें कितने 2 मॉलिक्यूल्स को लेना है, निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करानी है तो होगा क्या, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, है ना, और एक जो है पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर अटैच होगा और 2HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये जो है क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। तो ये भी आपने अच्छे समझी होगी, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। बाकी इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, है ना, ये भी काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें RONA है, RONA इसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, RX के साथ करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ROR डैश बनेगा, जो कि क्या है, ईथर है, ईथर है। अब यहाँ पर आप कहेंगे इस पर डैश लगाने की जरूरत है, डैश इसलिए लगाया ताकि हमें पता लगे कौन सा R है, वरना RR हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि RX वाला था या फिर सोडियम एल्कोक्साइड वाला था, है ना। तो इसलिए R डैश लगाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ROR डैश बन जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा भैया, ईथर कहलाएगा। ओके, और ये NaX एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये तो क्या है, हमारी जनरल रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो हमने कुछ कंपाउंड्स को रखा है, देखिए CH3ONA, ये क्या होता है, सोडियम मेथॉक्साइड होता है ना। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, इथाइल क्लोराइड के साथ करानी है। C2H5Cl होता है, लेकिन इस Cl को हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, और C2H5 ये क्या है, CH3O क्या है, ईथर है। ओके, ये क्या है, ईथर है। इथाइल मिथाइल ईथर भी इसे कह सकते हैं, डाई, है ना। और अगर डाइल इथाइल ईथर तब होता है जब C2H5 होता है ना, तो उसे डाई इथाइल ईथर कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। तो ये आपकी क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, जो कि आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है, वोल्फ-फ्रिक्शनर अभिक्रिया है ना। वोल्फ-फ्रिक्शनर अभिक्रिया काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है, इसे पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, और साथ में हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का मिश्रण लिया जाता है। यह अभिक्रिया वोल्फ-फ्रिक्शनर अभिक्रिया कहलाती है, वोल्फ-फ्रिक्शनर अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखिए होता क्या है, CH3CHO क्या है भैया, एल्डिहाइड है। NH2 क्या है भैया, हाइड्रोजीन है ना, हाइड्रोजीन। ओके, अब होगा क्या, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो CH3H, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर होगा क्या, NNH2 है ना, NNH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। और आगे जब इसकी रिएक्शन कराएंगे 180 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N2 गैस निकल जाएगी, और CH3 ये बन जाएगा, है ना, जो कि क्या होता है, एल्केन होता है ना, एल्केन होता है। तो इस तरह से एल्केन प्राप्त करते हैं भैया, किस रिएक्शन से, वोल्फ-फ्रिक्शनर अभिक्रिया से। तो ये आपकी क्या है, वोल्फ-फ्रिक्शनर अभिक्रिया, जो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि क्या है, स्टीफन अभिक्रिया, है ना। स्टीफन अभिक्रिया को समझ लेते हैं, ये भी काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है। एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय करके उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए RCN, इसकी रिएक्शन 2HCl के साथ कराएंगे SnCl2 के साथ, तो RCH डबल बॉन्ड NH प्लस HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है, जो कि जनरल रिएक्शन में है ना। अब इसकी रिएक्शन आपको फर्दर करानी है, फर्दर इसकी आपको रिएक्शन करानी है RCH डबल बॉन्ड NH, इसकी आपको HCl और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, RCHO, जो कि क्या है भैया, एल्डिहाइड है। ओके, एल्डिहाइड है। इसके लिए ही हम इस रिएक्शन को कर रहे थे, जो कि मेन कंपाउंड है। NH4Cl एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। तो स्टीफन अभिक्रिया सिर्फ इतनी ही है, ज़्यादा बड़ी अभिक्रिया नहीं है, तो आपने समझ ही लिया होगा। इसमें जो आपका एल्डिहाइड है ना, वो प्राप्त होता है। ओके, बाकी सब आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ ही रखा होगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, है ना। यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी सीखने को। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए होता क्या है, C6HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स को लेना है, NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स को लेना है। बनेगा क्या, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4, इसका नाम क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ओके, ये आपका क्या है, मेन कंपाउंड है। और H2O 6 अणु आपके जल के निकल जाएंगे, जो कि साइड प्रोडक्ट है। ओके, मेन कंपाउंड आपका है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ओके, याद रखेंगे, तो वो भी आपने अच्छे से समझी होगी, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। अब बात करते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया की, है ना। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होता है,
जब किसी अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोजन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपने अच्छे से समझी होगी। अब देखिए ये तो आपकी क्या है, परिभाषा है। अभी आपको इससे समझाते हैं। देखिए एसिटिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ कराएंगे तो होगा क्या, हाइड्रोजन के साथ इसका जो आप चयन कराते हैं तो होता क्या है, पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो होगा क्या, CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। तो यही बस इतना सा रिएक्शन है। खामखा आप डरते हैं, कुछ है इसमें बताइए। इतनी आसान रिएक्शन है, CH3 और CHO, है ना, और HCl के निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। समझ में नहीं आई तो दोबारा समझाते हैं। देखिए CH3 है और CHO, एक H चाहिए यहाँ से ले लेंगे, है ना, एक H यहाँ से मिल गया तो CHO हो गया और एक H बचा है, एक H और एक HCl निकाल देंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। ओके, तो आप समझ गए होंगे, है ना। इतना आपको बेसिक तो है नहीं आपको समझाने के लिए। देखिए भाई नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है बेकेलाइट या लेडरर मानसे अभिक्रिया। बेकेलाइट के नाम से आएगी या फिर लेडरर मानसे अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो नोवोलैक ये तथा बेकेलाइट का निर्माण होता है ना, बेकेलाइट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को लेडरर मानसे अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। देन आपको रिएक्शन करनी है। फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं तो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे ध्यान देंगे। ऑर्थो पोजीशन पे होगा क्या, CH2, है ना, CH2OH। अब देखिए ये जो है डायरेक्ट जुड़ जाएगा, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, यहाँ पर एक H है, 3 H हो गए, है ना, तो CH2OH। ध्यान देंगे ये डायरेक्ट इस पे जुड़ रहा है तो CH2OH बन रहा है और एक पैरा पोजीशन पे, है ना, ऑर्थो पर जुड़ रहा है और पैरा पर, मेटा पर नहीं जुड़ेगा, है ना, मेटा पर नहीं जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, है ना। तो आपको करना क्या है, जो ऑर्थो पोजीशन वाले हैं ना उससे मतलब है, ऑर्थो पोजीशन वाले को आपको ले लेना है और दो कंपाउंड को ले लेना है। फिर आपको करना क्या है, इसे पलट कर लिखना है ना, एक को ऐसे ही लिखना है, एक को पलट कर लिखना है। तो आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है, यहाँ पर जो है एक H आपका होगा, एक OH, ये H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, यहाँ पर आप देखिए डॉट 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 से दर्शा दिया है क्योंकि N अणु बनने हैं। तो यहाँ पर जो फिनॉल है और CH2, है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे इसकी जो है चेन बनती जाएगी, जुड़ता जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे भाई, नोवोलैक कहेंगे। इसका नाम क्या होता है भैया, नोवोलैक होता है। इसका नाम क्या होता है, नोवोलैक होता है। अब नोवोलैक से बेकेलाइट कैसे बनती है चलिए समझते हैं। देखिए नोवोलैक, ये हमारा क्या था, नोवोलैक, इसे हमने जो है पलट कर लिख दिया, है ना, ये हमारे पास था, इसे हमने पलट कर लिख दिया। यानी कि आप समझिए ये मेरे पास पेन है, मैंने इसे यूं पलट दिया। ओके, यूं पलट दिया तो वही है, देखिए और कुछ नहीं है। ये हमारे पास क्या था, नोवोलैक, इसे हमने पलट कर लिख दिए तो हुआ क्या, यहाँ पर भी CH2 सब में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है भैया, बेकेलाइट होता है। क्या होता है, बेकेलाइट होता है। क्या होता है, बेकेलाइट होता है। तो आप समझ में आया होगा, ये हमारा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर, ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं भाई 50 नंबर रिएक्शन की। इसके बाद सिर्फ 2 ही बची हैं, देन आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हेलोजनीकरण, है ना, हेलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, क्या क्या होता है सब समझते हैं। देखिए हेलोजनीकरण में क्या होता है भैया, हेलोजन ग्रुप, है ना, तो क्लोरोबेंजीन है, Cl2 के साथ रिएक्शन करानी है FeCl3 की उपस्थिति में तो होगा क्या, Cl यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, है ना, एक Cl यहाँ है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर OCB, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, है ना, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ओके, पैराक्लोरोबेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं। इसके बाद नाइट्रोजनीकरण देख लेते हैं। नाइट्रोजनीकरण किसे कहते हैं ना, तो इसमें क्या करना है भाई, नाइट्रोजन लेना है जैसे कि आप जानते हैं। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है H2SO4 की उपस्थिति में। तो होगा क्या, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा भैया, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर पैरा पोजीशन पे इसलिए पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं भाई। जो आपकी लास्ट रिएक्शन है ना 52 नंबर, जो कि है सल्फोनीकरण, है ना। सल्फोनीकरण अभिक्रिया को समझ लेते हैं, आखिर सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो होगा क्या, तो होगा क्या, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये सल्फोनीकरण है ना, तो यहाँ पर होगा क्या, सल्फेट, है ना, H2 यहाँ पर जो है सल्फेट
ग्रुप जुड़ेगा। देखिए ऑर्थो पोजीशन पे SO3H जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे SO3H जुड़ जाएगा। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, यहाँ पर जो है ये फुल फॉर्म आप देखेंगे इसकी। ओके, फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, फुल फॉर्म मुझे लिखनी चाहिए थी। तो ये जो है आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। टॉप की 52 रिएक्शंस आपको बताई हैं सिर्फ एक वीडियो में, है ना। एक वीडियो में आपको समझाया है, तो इसलिए भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा। गले में दर्द हो गया है बोलते हुए, है ना। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है ना। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, उसका रीज़न ये है कि आपने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन ऑल पर नोटिफिकेशन सिलेक्ट नहीं किया है, जिस वजह से आपको वीडियो लेट मिलती है या फिर मिलती नहीं है। तो आप ऑल पर सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी सीख सकें। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी ऑल नेमिंग रिएक्शंस, जो कि भैया बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।